हाय एवरीवन। तो आज हम पीओएम के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप दिस हेल्प्स यू फॉर योर जेई मेंस एग्जाम। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें क्वेश्चन में दिख रहा है दैट द मास ऑफ बिल्डिंग इज 100 मेट्रिक टन। तो मेट्रिक टन में दैट मीन्स ये कितना हो गया, तो इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 100 मेट्रिक टन इज इक्वल्स टू 100,000 केजीज। तो 10 की पावर 3 से सिंपली मल्टीप्लाई हो गया है। तो 100,000 केजी हमें मास ऑफ द बिल्डिंग दिया हुआ है। तो उसके बाद हमें दिया हुआ है इफ एरिया ऑफ ईच कॉलम इज 0.04 मीटर स्क्वायर फाइंड द कंप्रेसिव स्ट्रेन एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑन द कॉलम्स। और हमें यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट भी दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें जैसे दिख रहा है कि स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है। स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया। सही बात है। तो यहाँ पे हर कॉलम पे फोर्स कितनी लग रही होगी, तो हर कॉलम पे फोर्स लग रही है mg/4। तो ये सिंपली हो जाएगा स्ट्रेस की वैल्यू mg/4 है। तो जब यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे तो मास की वैल्यू 100 × 10⁻³ है और जी की वैल्यू 10 लेंगे हम। उसके अलावा 4 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 0.04 जो हमें दिया हुआ है। ईच कॉलम का जो एरिया है दैट इज 0.04। तो यहां से जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 625 इंटू 10⁴, जिसे हम और क्या लिख सकते हैं, 6.25 इंटू 6.25 मेगा पास्कल्स। सो हमें पता चल गया जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है उसकी वैल्यू है 6.25 मेगा पास्कल्स। सो अब स्ट्रेन की वैल्यू निकालेंगे। सो हमें यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दी हुई थी ऑलरेडी क्वेश्चन में, जैसे हमें पता है। तो जो स्ट्रेन होगा दैट इज नथिंग बट स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। ये तो ऑब्वियस है ना, यंग्स मॉडुलस होता है वो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशियो होता है। तो स्ट्रेन आ जाएगा स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। सो यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू हमें पता है 6.25 इंटू 10⁶, और यंग्स मॉडुलस की वैल्यू 10⁹ हमें गिवन थी क्वेश्चन में। तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.00625। और सिंपली हम इसे ये भी बोल सकते हैं स्ट्रेन की वैल्यू इज 0.625%। ठीक है, आई होप सबको यहां तक समझ आ गया होगा। दिस वॉज ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब हमें दिया हुआ है सेकेंड पार्ट में इफ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट इज 20 मेगा पास्कल्स देन फाइंड द मिनिमम एरिया ऑफ ईच कॉलम। तो ये भी बहुत आसान ही है करना। हमें उसने गिवन है कि mg/4a की जो वैल्यू है दैट इज 20 मेगा पास्कल्स। सो यहां से हम सीधा एरिया निकाल लेंगे। 10⁵ इंटू 10/4 इंटू 20 इंटू 10⁶। सो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 0.0125 मीटर स्क्वायर। सो हमें पता चल गया कि अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज 20 मेगा पास्कल तो कम से कम मिनिमम एरिया कितना चाहिए होगा, 0.0125 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया हमें चाहिए ही होगा ताकि वो बिल्डिंग की फाउंडेशन सेटअप हो जाए। आई होप सबको यहां तक समझ आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, दो वायर्स दिए हुए हैं। एक वायर का यंग्स मॉडुलस वाई है, कैपिटल वाई, और उसका रेडियस 2r। और दूसरे वायर का यंग्स मॉडुलस है 2 कैपिटल वाई और रेडियस है r। तो ये दोनों ज्वाइंट है और इसमें फोर्स F एक्ट कर रही है इन वायर्स के ऊपर। पहले वाले वायर की लेंथ L है और दूसरे वाले वायर की लेंथ 2L है। तो हमें बताना है इलोंगेशन इन वायर्स कितना होगा। तो पहले पार्ट में अब हमें पता है डेल्टा L की वैल्यू क्या होती है, दैट इज नथिंग बट FL अपॉन A इंटू वाई। ये जर्नलाइज्ड फॉर्म है। ये जर्नलाइज हम लिखते हैं कि डेल्टा L इज इक्वल्स टू, अगर एक L लेंथ के वायर पे जिसका एरिया ए है और यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कैपिटल वाई है, उस पर अगर फोर्स लग रही होती है तो उसमें डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आती है, एफ एल अपॉन ए वाई। तो यहाँ पे दोनों वायर्स के लिए हम वो डेल्टा एल की वैल्यू लिख देंगे, जैसे डेल्टा L1 ऑफ द फर्स्ट वायर वो कितना हो जाएगा, इसे फर्स्ट वायर कह रहे हैं हम, इसे सेकेंड वायर कह रहे हैं। तो फर्स्ट वाले वायर पे डेल्टा एल की वैल्यू L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ इंटू 2L अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2 कैपिटल वाई। ठीक है, तो ये हमारी कैलकुलेट हो गई, कितनी आ गई,
FL अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस। ठीक है, ऐसे ही हम L2 डेल्टा L2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो दूसरे वाले वायर पे जो इलोंगेशन आएगा उसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा L2 इज इक्वल्स टू FL, क्योंकि उसकी लेंथ L है, रेडियस उसका 2r है, तो यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 2r का स्क्वायर, और यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कैपिटल Y। तो ये कितना आ गया हमारा कैलकुलेट होके, FL अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस। सो अब कुछ भी नहीं है इसमें, हमें बस टोटल एलोंगेशन पूछी थी, तो वो डेल्टा L कितना हो जाएगा, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। सो ये वैल्यू हो जाएगी FL अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस प्लस FL अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस। सो ये टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/4 FL अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस। सो हमें इससे पता चल गया टोटल जो इलोंगेशन है वायर में वो है F/L अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू 5/4। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट भी था क्वेश्चन का, उसने हमसे सिंपल सा पूछा है डिस्टेंस मूव बाय द जंक्शन कितना होगा। तो ये एक आसान सा ही क्वेश्चन है, इसमें हमें बस इतना सा पता करना है कि डिस्टेंस मूव जंक्शन कितना है। तो अगर ये दोनों वायर कनेक्टेड है और इलोंगेशन के बाद ये डेल्टा L1 आगे गया और ये डेल्टा L2 आगे गया है, तो इससे हमें समझ आता है जो जंक्शन है असलियत में वो तो बस डेल्टा L2 डिस्टेंस ही आगे मूव हुआ है। सो द डिस्टेंस मूव्ड बाय जंक्शन इज डिस्टेंस मूव्ड बाय द जंक्शन इज व्हाट, इट्स डेल्टा L2। सो ये सिंपल हो जाएगा FL अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस। अब मुझे लगता है कि हमें यहाँ तक समझ आता है सब, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एज ऑफ अ रबर क्यूब इज 10 सेंटीमीटर्स एंड मास ऑफ द ब्लॉक इज 200 kgs, और उन्होंने हमें कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी भी दिया हुआ है, एंड नीटा जिसे बोलते हैं रबर का, 5 मेगा पास्कल्स। सो वो वर्टिकल डिफ्लेक्शन पूछ रहा है ऑफ द फेस। सो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे अगर कोई मास था, यहाँ पे ब्लॉक है, सॉरी रबर क्यूब है एक, और एक ब्लॉक को नीचे उससे खींच रहे हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है इसमें कुछ डिफ्लेक्शन आएगी। सो ये डेल्टा एक्स यहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगी कुछ। तो हमसे वही क्वेश्चन पूछा है कि ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितनी है। सो कुछ भी नहीं है इसमें, नीटा की वैल्यू हमें पता है F/A अपॉन डेल्टा एक्स बाई एल होती है। ठीक है, एल बीइंग द लेंथ। सो सिंपल सा हो जाएगा कि इसकी वैल्यू आ जाएगी एफ, ये डेल्टा एक्स है, FL अपॉन A डेल्टा एक्स। ठीक है, सो हमें क्वेश्चन में ज्यादातर चीजें तो गिवन ही है, नीटा की वैल्यू गिवन है, फोर्स की वैल्यू भी गिवन है, mg के बराबर होगी जो। अब जैसे हमें दिख रहा है नीटा की वैल्यू हो जाएगी, फोर्स है जो वो 200 kgs इंटू 10 mg की वैल्यू, और जो लेंथ ऑफ द रबर क्यूब है वो 0.1, एरिया इज 0.1 का स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स, जो हमें निकालना है, सिंपली इसे एक्स भी बोल सकते हैं। सो जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन है वो आ जाएगी 2 इंटू 10⁴ अपॉन 5 इंटू 10⁶। सो ये वैल्यू आ जाएगी 2/500। अब हमने सब मीटर्स में कैलकुलेट करा था, तो अब हमें इसे भी सेंटीमीटर से सेंटीमीटर में अगर लेके जाना है तो हम सिंपली से 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स को। सो 5/2/500 इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू सेंटीमीटर्स में आ जाएगी। तो ये कितनी आ रही है, 0.4 सेंटीमीटर। आई होप हमें क्लियर होता है ये क्या है। इसमें कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, वर्टिकल डिफ्लेक्शन बाय ऑफ द फेस बतानी थी ड्यू टू द मास हैंगिंग बाय द रबर क्यूब। सो उसमें नीटा की वैल्यू हमें गिवन थी, और नीटा हमें पता है F/A अपॉन डेल्टा एक्स बाई एल होता है। ठीक है, तो नीटा इज इक्वल टू FL अपॉन A डेल्टा एक्स हो गया, और फिर वहां से हमने नीटा की वैल्यू पुट करी और एक्स की वैल्यू फाइनली निकाल ली। आई होप ये सबको समझ आता है, आसान क्वेश्चन था ये बहुत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें हमें गिवन है वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर बाय 0.1 मिलीमीटर इज 6 जूल, कि अगर एक वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं तो जो वर्क डन है
दैट इज 0.1 mm से मूव कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, सॉरी, तो उसमें वर्क डन कितना लग रहा है? 6 जूल्स। सो पूछ रहे हैं फाइंड द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल बट डबल द लेंथ एंड हाफ द रेडियस। तो हमें वर्क डन बताना है ऐसे वायर का जो डबल इन लेंथ है और हाफ इन रेडियस है बट सेम मटेरियल का बना हुआ है। तो सबसे पहले हमें वर्क डन का फॉर्मूला पता है, वायर के अंदर हाफ यंग्स मॉडुलस इनटू डेल्टा एल अपॉन एल का स्क्वायर इनटू ए डेल्टा एल, ठीक है, इनटू ए इनटू एल। सो ये कितना हो जाएगा? हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू ए इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर अपॉन एल, एल एल कैंसिल हो जाएगा। सो ये वैल्यू कितनी निकल के आती है? अब हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये 6 जूल के बराबर है। हाफ यंग्स मॉडुलस इंटू ए इंटू 0.1 स्क्वायर, क्योंकि डेल्टा एल तो गिवन है 0.1 अपॉन एल। सो अगर हमें यहाँ पे वर्क डन निकालना है कि अगर इससे छोटा, सॉरी, अगर डबल रेडियस और डबल लेंथ और हाफ रेडियस का अगर वायर है तो उसका निकालना है, तो सिंपली वो वर्क डन डब्ल्यू डैश हो जाएगा, दैट विल बी हाफ इंटू वाई इंटू ए बाय 4, क्योंकि रेडियस डबल रेडियस हाफ करा है तो एरिया 1/4 हो जाएगा, अपॉन 2l क्योंकि लेंथ डबल करी थी, और इंटू 0.2 का स्क्वायर, ठीक है। सो ये वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगा, दिस विल बी 1/2 इंटू हाफ वाई ए इंटू 0.1 का स्क्वायर अपॉन एल के बराबर ही है। सो ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू मुझे पता है ऊपर से 6 जूल्स के बराबर है, तो मैं सिंपली यहाँ पे डालूंगा हाफ इंटू 6 जूल्स, सो ये वैल्यू हो जाएगी 3 जूल्स के इक्वल। सो मुझे समझ आ गया कि अगर मुझे सेम मटेरियल का जो हाफ रेडियस और डबल लेंथ का वायर होगा तो उसमें जो वर्क डन लगाना पड़ेगा वो 3 जूल्स का वर्क डन होगा। आई होप हमें समझ आता है यहाँ तक। ग्रेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हमें एक रॉड, सिंपली एक वायर दिया हुआ है, रॉड दी हुई है, उसकी लेंथ एल है और उसमें डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज होने पे इलोंगेशन पूछ रहा है। तो अगर सिंपल हम करते हैं तो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी हो जाता है, बट यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट होती है। अब यहाँ पे हमें समझ आ रहा है अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, अल्फा की वैल्यू इज ए प्लस बी एक्स, तो ये हमारा नहीं लगेगा। तो अब क्या लगना चाहिए? तो मैं ऐसे इस रॉड को कंसिडर करूंगा और इसमें एक्स डिस्टेंस पे जाऊंगा और dx एलिमेंट कंसिडर करूंगा उसका। सो इस dx एलिमेंट के लिए क्या होगा? अल्फा की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी, कितने के? a प्लस बी एक्स के बराबर। सो यहाँ पे मैं लगा सकता हूं कि ये इस dx एलिमेंट में कितना इलोंगेशन आ रहा है, इसमें कुछ सर्टेन इलोंगेशन आ रहा है dy, तो उस dy को मैं लिख सकता हूं अल्फा dx इंटू डेल्टा टी, ठीक है। कि हमने एक छोटा सा पार्ट ले लिया उस रॉड का जिसके लिए अल्फा ऑलमोस्ट कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू a प्लस बी एक्स के बराबर है, ठीक है। तो अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो वो इंटीग्रल dy हो जाएगा अल्फा विच इज व्हाट, a प्लस बी एक्स, तो a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स डेल्टा टी, और इसे इंटीग्रेट करना होगा। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, हमें बस इंटीग्रेट करनी है कुछ वैल्यूज। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, y इज इक्वल्स टू a डेल्टा टी इंटू डी एक्स का इंटीग्रल डेल्टा, एंड dx इज गोइंग फ्रॉम, सो बेसिकली x कहां से जा रहा है, x जा रहा है 0 से l तक, प्लस बीटा b इंटू डेल्टा टी एक्स डी एक्स का इंटीग्रल, ये भी 0 से l तक जा रहा है, ठीक है। तो हमें समझ आ गया, अब हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा dx का x, और x में हम 0 टू l वैल्यू डालेंगे तो l माइनस 0, तो ये सिंपली डेल्टा टी अगर बाहर ले रहे तो ये ए एल हो जाएगा और इधर b इंटू एल स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो हमें समझ आ गया y की वैल्यू इतनी है, तो टोटल जो इलोंगेशन आएगी वो यही आएगी, डेल्टा टी इंटू ए एल प्लस बी एल स्क्वायर बाय 2। आई होप हमें यहां तक समझ आता है सब। आसानी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। एक रॉड दी हुई थी और उस रॉड में क्या हो रहा था, अल्फा चेंज हो रहा था। अल्फा कैसे चेंज हो रहा था? अल्फा वाज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो अल्फा इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स था। फिर मुझे एक्स डिस्टेंस दूर जाना पड़ा, एक dx एलिमेंट लिया मैंने
और उस एलिमेंट में इलोंगेशन चेक कर लिया, तो इलोंगेशन कितना आया dy। तो वो dy को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, जैसे डेल्टा एल इजिकल्स टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी होता है, ऐसे मैं dy को लिख सकता हूँ अल्फा dx इंटू डेल टी। और फिर मैंने कुछ नहीं करा, उसे इंटीग्रेट कर दिया अल्फा की वैल्यू a प्लस बी एक्स डाल के। तो इंटीग्रेशन में कुछ नहीं, एक टर्म में dx का इंटीग्रल था, दूसरी में x dx का इंटीग्रल था। तो एक फर्स्ट टर्म हो गई al और दूसरी टर्म हो गई bl स्क्वायर बाय 2, जैसा हमें दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6। सो ये काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, द शाफ्ट इज कूल्ड बाय ड्राई आइस। तो एक शाफ्ट है हमारे पास जो 27 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे है। अब वो पूछ रहे हैं कि फाइंड द टेम्परेचर सच दैट व्हील इज स्लिप्ड ऑनटू द शाफ्ट। सो ये व्हील को शाफ्ट के ऊपर चढ़ाना है हमें, बेसिकली स्लिप करना है कि ये शाफ्ट व्हील के थ्रू पास कर जाए। तो अल्फा स्टील भी दिया हुआ है हमें, और हमें रेडियस भी दे रखे हैं। शाफ्ट का रेडियस इज 100 सेंटीमीटर और व्हील का रेडियस इज 99.9 सेंटीमीटर। सो बेसिकली शाफ्ट बेसिकली कंप्रेस करके व्हील के थ्रू पास कराना है हमें। सो तो इसमें चेंज इन रेडियस है, दैट इज -0.1 सेंटीमीटर। दिख रहा है हमें कि 100 सेंटीमीटर से 99.9 सेंटीमीटर के रेडियस बनाना पड़ेगा, तभी व्हील के थ्रू पास होगा वो। सो बेसिकली अब ये डेल्टा आर की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, आर नॉट एल्फा डेल्टा थीटा। अब यहाँ पे तो बोल सकता हूँ मैं सिंपली इलोंगेशन में कि जो रेडियस है उसका जो चेंज है दैट इज आर नॉट एल्फा डेल्टा थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, -0.1 अपॉन 100 इंटू 1.2। अल्फा की जो वैल्यू है वो 1.2 इंटू 10⁻⁵ है। ये डेल्टा थीटा के बराबर हो जाएगा, और डेल्टा थीटा ही हमें निकालना है बेसिकली। सो यहाँ से हम जब करेंगे तो -0.1 इंटू 10⁵ अपॉन 100 इंटू 1.2। सो इसमें जब डेल्टा थीटा की वैल्यू निकालूंगा, मैं इसे कैलकुलेट करूंगा, तो वो वैल्यू आएगी -83.3 केल्विन। सो अब ये केल्विन में वैल्यू आई है। ठीक है, तो डेल्टा थीटा कितना होता है, थीटा एफ माइनस थीटा आई। सो दिस इज इक्वल्स टू -83.3 केल्विन। सो थीटा एफ कितना हो जाएगा, थीटा आई प्लस 83.3 केल्विन। सो यहाँ पे थीटा आई इनिशियल कितना था, 300 केल्विन था, 27 डिग्री सेल्सियस पे था ना वो, जो हमारा शाफ्ट शाफ्ट था। सो 300, अब ये बेसिकली माइनस साइन है यहाँ पे, -83.3 केल्विन। सो ये हो जाएगा 216.7 केल्विन। ठीक है, और हम अगर इसे डिग्री सेल्सियस में देना चाहते हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि थीटा एफ इज इक्वल्स टू 216.7 केल्विन -273 केल्विन। अगर हम इसे डिग्री सेल्सियस में देना चाहते हैं तो -56.3 डिग्री सेल्सियस पे ये शाफ्ट व्हील के थ्रू पास हो जाएगा। ठीक है, एक बार और रीइटरेट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें कुछ भी गिवन नहीं था, हमें एक शाफ्ट गिवन थी जो 27 डिग्री सेल्सियस पे थी, उसे एक व्हील के थ्रू हमें पास कराना था जिसका रेडियस उससे कम था। जो शाफ्ट का रेडियस था वो 100 सेंटीमीटर का था, और जो व्हील का रेडियस था वो 99.9 सेंटीमीटर का था। तो उसके थ्रू पास कराना है, तो हमें चेंज इन रेडियस कितना चाहिए, -0.1 सेंटीमीटर्स। सो डेल्टा आर कितना है हमारा, आर नॉट एल्फा इंटू डेल्टा थीटा। अब मैंने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेल्टा थीटा की वैल्यू निकाल ली -83.3 केल्विन। और फिर बाद में मैंने उस वैल्यू को निकाल के केल्विन से डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर लिया, जो आई -56.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, एक कंटेनर है बेसिकली, और उसकी वॉल्यूम हमें वी नॉट दी हुई है, और उसके अंदर मरकरी भरा हुआ है। सो गामा एच जी हमें गिवन है, हमें उसका एरिया जो टॉप का गिवन है, हमें एच हाइट गिवन है मरकरी की जो वो राइज कर रहा है। तो फाइंड द टेम्परेचर व्हेन एच जी राइजेस बाय अ हाइट एच इन द ट्यूब। तो किस टेम्परेचर पे वो एच जी राइज करेगा, एच हाइट, और इनिशियली द टेम्परेचर इज टी नॉट। ठीक है, तो आसानी क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें खाली, तो डेल्टा वी कितने के बराबर है, ए इंटू एच के बराबर है। तो उसे हम लिख सकते हैं वी नॉट गामा इंटू डेल्टा थीटा। ठीक है, यहां तक तो समझ आता है हमें। फिर डेल्टा थीटा की वैल्यू जब मैं लिखूंगा वो हो जाएगी सिंपली ए एच अपॉन वी नॉट इंटू गामा। ठीक है,
तो डेल्टा थीटा इज नथिंग बट टी माइनस टी नॉट, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट गिवन है ना हमें, तो ये हो जाएगा ए एच अपॉन वी नॉट गामा। तो जो फाइनल टेम्परेचर है दैट इज टी नॉट प्लस ए इंटू एच अपॉन वी नॉट इंटू गामा। ठीक है, अब इसमें हमें सेकेंड पार्ट दिया हुआ है कि अगर जिस कंटेनर में वो प्रेजेंट है उस ग्लास का अल्फा जी भी गिवन हो तो क्या होगा। तो उसमें इंटरेस्टिंग हो जाएगा, वो ग्लास कंटेनर भी एक्सपैंड कर रहा है साथ में। ठीक है, तो इफ अल्फा जी इज गिवन तो उसमें वॉल्यूम ओवरफ्लो निकालेंगे हम। तो वॉल्यूम ओवरफ्लो कितनी हो जाएगी, गामा एच जी वी नॉट डेल्टा टी माइनस गामा जी वी नॉट डेल्टा टी। ये हमें समझ आता है, इसमें मरकरी भी एक्सपैंड कर रहा है और वो कंटेनर भी एक्सपैंड कर रहा है। तो मरकरी की एक्सपेंशन माइनस जो कंटेनर की एक्सपेंशन है उससे अगर माइनस कर देंगे तो वॉल्यूम ओवरफ्लो निकल के आ जाएगी हमारे पास। तो दिस इज नथिंग बट गामा एच जी माइनस 3 अल्फा जी वी नॉट डेल्टा टी। अब ये वॉल्यूम ओवरफ्लो ने एक और वैल्यू के बराबर है, दैट इज ए इंटू 1 प्लस बीटा जी इंटू डेल्टा टी इंटू एच डैश। अब एच डैश वो नई हाइट होगी जहां तक मरकरी राइज करेगा अगर अल्फा जी इज ऑल्सो गिवन। सो ये कितने के बराबर हो जाएगी, गामा एच जी माइनस 3 अल्फा जी इंटू वी नॉट डेल्टा टी। सो एच डैश इज नथिंग बट गामा एच जी माइनस 3 अल्फा जी इंटू वी नॉट डेल्टा टी अपॉन ए इंटू 1 प्लस 2 अल्फा जी डेल्टा टी। समझ आता है हमें यहां तक। तो इसमें कुछ भी नहीं है, मैं दोबारा एक बार रिइटरेट करता हूँ इस क्वेश्चन में क्या किया गया है। इसमें हमें कंटेनर गिवन था और उसका ए ऊपर का टॉप का एरिया और हाइट एच थी और उसमें जो वॉल्यूम थी कंटेनर की वो वी नॉट थी और हमें मरकरी का गामा की वैल्यू गिवन है। सो हमसे पूछा था टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे जो एच जी है वो राइज करेगा हाइट एच इन द ट्यूब, और इनिशियल टेम्परेचर वॉज टी नॉट। तो हमने क्या करा, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ए एच कर दिया, और ए एच किसके बराबर है, वी नॉट गामा डेल्टा थीटा के बराबर। ये हमें समझ आता है, चेंज इन वॉल्यूम इज वी नॉट गामा डेल्टा थीटा। सो डेल्टा थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ए एच अपॉन वी नॉट इंटू गामा। ठीक है, फिर हमने उस डेल्टा थीटा को टी माइनस टी नॉट लिख दिया विच इज ए एच अपॉन वी नॉट गामा। सो टी की वैल्यू आ गई टी नॉट प्लस ए एच अपॉन वी नॉट इंटू गामा। ठीक है, अगर इसमें अल्फा जी भी गिवन है तो वॉल्यूम ओवरफ्लो हम निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, गामा एच जी वी नॉट डेल्टा टी माइनस गामा जी इंटू वी नॉट डेल्टा टी। ठीक है, सो ये कितनी आ गई, गामा एच जी माइनस 3 अल्फा जी, क्योंकि गामा और अल्फा में 3 का रिलेशन होता है 3:1। सो 3 अल्फा जी के बराबर होगा गामा जी। तो गामा जी की वैल्यू हमने डाल दी 3 अल्फा जी इंटू वी नॉट डेल्टा टी आ गया। अब वॉल्यूम ओवरफ्लो की वैल्यू एक और चीज के बराबर है, ए इंटू 1 प्लस बीटा जी डेल्टा टी इंटू एच डैश के बराबर है। ठीक है, तो वो हो जाएगा अल्फा जी, अल्फा एच जी माइनस 3 अल्फा जी वी नॉट डेल्टा टी के बराबर। और यहां से हम एच डैश निकाल सकते हैं कि ये नई वो हाइट है, अगर हमें अल्फा जो जो कंटेनर है वो भी एक्सपैंड कर रहा है तो क्या होगा हमारी सिचुएशन। सो वो एच डैश इज इक्वल्स टू 3 गामा एच जी माइनस 3 अल्फा जी वी नॉट डेल्टा टी अपॉन ए इंटू 1 प्लस 2 अल्फा जी डेल्टा टी। ठीक है, आई होप सबको यहां तक समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इसमें हमें कंटेनर दिया हुआ है और पूछा है 1 kg वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस है उस कंटेनर के अंदर, और उसका एस की वैल्यू जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस दी हुई है हमें। सो हमसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ शेक्स रिक्वायर्ड टू बॉयल दी वाटर। सो ये काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि इसे कितने नंबर ऑफ शेक्स देने पड़ेंगे ताकि ये वाटर बॉयल कर जाए। सो कुछ भी नहीं है, इसमें हीट की वैल्यू एम एस डेल्टा थीटा के बराबर होगी सबसे पहले। सो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ एम एस इंटू थीटा एफ माइनस थीटा आई। सो एम की वैल्यू हमें 100 दी हुई है, 1000 ग्राम्स में करेंगे ना सब कुछ। तो एम मास कितना है, 1 kg वाटर था तो 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर था हमारे पास। सो इनटू एस की वैल्यू ग्राम्स में करेंगे तो 4.2। अब बॉईल करना है तो 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना पड़ेगा हमें। तो 100 माइनस 20, जो इनिशियल टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस। अब ये मैं कैलकुलेट करूंगा तो इसकी वैल्यू आज
कुछ वैल्यू निकल के आएगी, देखते हैं कितनी आ रही है। 4200 इंटू 80। अभी इसे यहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि आगे जाके वैल्यू डिवाइड भी होने वाली है, हमें समझ आ रहा है। तो हर शेक में कितनी एनर्जी डिसिपेट हो रही है, मतलब एनर्जी ऐड हो रही है। तो एनर्जी पर वन शेक mgh के बराबर ऐड कर रहा है वो। सो mgh कितना है, 1 × g इंटू 0.5। 0.5 मीटर हाइट ही जा रहा था ना खाली। सो ये निकाली तो ये कितने के बराबर आ गई, 5 जूल्स के बराबर। सो हमें नंबर ऑफ शेक्स बताने हैं अगर, सो नंबर ऑफ शेक्स सिंपली आ जाएंगे जो टोटल हीट है उसे mgh से डिवाइड करने पे। सो 4200 इंटू 80 अपॉन 5। सो ये हमारे आ गए 67200 शेक्स। ठीक है, तो सब एक बार और रीट्रेट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ था कि एक कंटेनर दिया है जिसमें 1 kg वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस पे, और उसे हम शेक कर रहे हैं 0.5 मीटर हाइट तक, और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी गिवन थी हमें। तो Q इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा थीटा सबको पता है। तो एम एस डेल्टा थीटा में वैल्यूज डाली तो वो कुछ बड़ी वैल्यू आ गई हमारे पास। फिर एनर्जी पर शेक हमने निकाल लिया, एमजीएच के बराबर होगा, दैट इज 1 × 10 × 0.5। सो वो आ गया 5 जूल्स के बराबर। सो नंबर ऑफ शेक्स की बात करेंगे तो वो सिंपली हो जाएगा Q अपॉन mgh। सो इसमें सिंपली 4200 इंटू 80 अपॉन 5 विच इज 67200 शेक्स। सो आई होप सबको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें दिया है कंटेनर दिया हुआ है हमें, 150 ग्राम्स ऑफ वाटर है जिसमें 20 डिग्री सेल्सियस पे उसमें आइस डाली जा रही है एट -48 डिग्री सेल्सियस, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस है 0.5 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और ये डाला किस में जा रहा है, जो कैलोरी मीटर है वो 250 ग्राम्स का है, और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 0.2 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। सो इस क्वेश्चन को करते हैं। सो इसमें हमें समझ आता है कि वो हमसे पूछ रहा है फाइंड मास ऑफ आइस सच दैट फाइनल टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस विद ऑल आइस मेल्टेड। तो क्या पूछ रहे हैं, बेसिकली जो सारी आइस है वो मेल्ट कर जाएगी और फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा, तो आइस का मास कितना होगा। तो ये आसान ही क्वेश्चन है। ए पार्ट का देखेंगे तो उसमें क्या होगा, हीट इज गेन्ड बाय आइस, हीट गेन्ड बाय आइस इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय वाटर एंड कैलोरी मीटर। ठीक है, कि पहले केस में क्या हो रहा है, जो आइस है वो सारी हीट गेन कर रही है, सारी आइस मेल्ट हो रही है ना, तो सारी हीट गेन कर रही होगी वो, और लॉस कौन कर रहा होगा हीट, वाटर और कैलोरी मीटर, क्योंकि दोनों कुछ टेम्परेचर पे हैं, हायर टेम्परेचर पे। ठीक है, तो उसके बाद इसको मैं सॉल्व करूंगा तो हीट गेन बाय आइस कितना होगा, मास ऑफ आइस जो निकालना है इनटू 0.5 जो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इनटू डेल्टा थीटा, वो फाइनली 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया है ना, तो -40 डिग्री सेल्सियस पे थी, प्लस m इंटू एल एफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, वो हमें गिवन है क्वेश्चन में, 80 कैलोरी पर ग्राम्स है वो। सो दिस इज इक्वल्स टू जो वाटर ने गेन करी एम एस इंटू 20 - 0 डिग्री सेल्सियस, प्लस जो कैलोरी मीटर ने लॉस करी है दैट इज 250 इंटू 0.2, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.2 हमें गिवन थी क्वेश्चन में, तो 0.2 इंटू 20 - 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये सिंपली आ जाएगा, ऊपर का मैं सॉल्व करूंगा तो 20m प्लस 80m इज इक्वल्स टू 150 इंटू 20 प्लस 250 इंटू 4। सो मैं जब ये सॉल्व करूंगा तो 100m इज इक्वल्स टू 4000। सो m की वैल्यू कितनी आ गई, 40 ग्राम। सो दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, कि इसने हमसे पूछा है कि फाइंड द मास ऑफ आइस सच दैट द फाइनल टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, और सारी की सारी आइस मेल्ट कर गई है वो। सो हमें कुछ नहीं करना था, हीट आइस गेन करती है, और जो लॉस होगा हीट का वो किस में होगा, वो कैलोरी मीटर और वाटर के थ्रू होगा। तो एम एस डेल्टा थीटा हमें यूज करना था। तो आइस जब मेल्ट करेगी तो पहले एम एस डेल्टा थीटा रखेंगे प्लस m इंटू एल एफ रखेंगे,
इज इक्वल्स टू, अब जो लॉस बाय वाटर ने करी है तो वो 150 इंटू 1 इंटू 20 इंटू डेल्टा थीटा, और सेम गोज फॉर कैलोरीमीटर एज वेल, उसका मास इंटू उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू द चेंज इन टेम्परेचर। अब जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का वो देख लेते हैं। उसमें लिखा है फाइंड द मास ऑफ आइस सच दैट फाइनल टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस बट नो आइस इज मेल्टेड। अब ये इंटरेस्टिंग सा हो गया है कि इसमें अब बोल रहा है कि कोई आइस मेल्ट ही नहीं करी है, तो दोबारा वही होगा, हीट इज गेन्ड बाय आइस, हीट गेन्ड बाय आइस इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है, हीट लॉस इक्वल्स हीट गेन, सो हीट गेन्ड बाय आइस इज इक्वल्स टू हीट लॉस्ट बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर। बट इसमें हमें ये ध्यान देना होगा, m इंटू एल एफ वाली टर्म नहीं आएगी इस बार। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आइस मेल्ट नहीं करी है। जब आइस मेल्ट करती है तो वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फैक्टर आता है, जिसमें वो कन्वर्ट हो जाती है वाटर में, तो वो हीट रिलीज होती है। बट इधर कोई हीट गेन होती है, तो इधर इस केस में नहीं आएगी वो। सो इस बार सिंपली m इंटू 0.5 इंटू 0 - 40 इज इक्वल्स टू 150 इंटू 1 इंटू 20 - 0 प्लस 250 इंटू 0.2 इंटू 20 - 0। ठीक है, तो अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे आगे, तो हमारे पास आ जाएगा 20 m इज इक्वल्स टू 4000। सो m इज इक्वल्स टू 200 ग्राम। ठीक है, हमें क्वेश्चन समझ आता है ये? काफी आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है इसमें। सो मास ऑफ आइस, पहले केस में जब सारी आइस मेल्ट कर रही थी तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाली टर्म आ रही थी उसमें, सो उस वजह से जो मास ऑफ आइस आया था वो 40 ग्राम आया था। बट अब दूसरे केस में जब आइस मेल्ट नहीं करी है तो कितना चाहिए होगा? तो 200 ग्राम आइस चाहिए होगी कि वो सारी की सारी गेन कर ले और कन्वर्ट ना हो वाटर में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सो ये काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पूछा है। सो इसमें हमें एक फ्रस्टम जैसा दिख रहा है कुछ स्ट्रक्चर, जिसका इनिशियल रेडियस ए है, फाइनल रेडियस बी है, थीटा ए टेम्परेचर लेफ्ट वाली साइड का है, थीटा बी टेम्परेचर राइट वाली साइड का है, टोटल लेंथ है वो एल है, और थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा बी। सो इसकी एक बार फिगर बना लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो ये वाला रेडियस ए है और ये वाला रेडियस बी है। सो हमें इसमें समझ आ रहा है जो एल की वैल्यू है वो तो गिवन है, बट जो रेडियस कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, तो जिस डिस्क, इसका कोई एक एलिमेंटल डिस्क लेंगे तो उसके थ्रू जो हीट ट्रांसफर होगा वो अलग होगा। तो हम इसे के ए डेल्टा थीटा बाई एल से डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। सो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, एक्स डिस्टेंस पे हम जाएंगे, dx लेंथ का हम एक डिस्क लेंगे, उसके थ्रू हीट ट्रांसफर देखेंगे। सो अब इसमें ये आर रेडियस अज्यूम कर लेते हैं इस वाली डिस्क का। सो कैसे हो जाएगा, जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है दैट इज डी क्यू बाई डी टी, दैट विल बी इस डिस्क के थ्रू के ए अपॉन डी एक्स इंटू थीटा। अब यहाँ का टेम्परेचर थीटा है, यहाँ का टेम्परेचर थीटा प्लस डी थीटा है, सो थीटा माइनस थीटा प्लस डी थीटा। ठीक है, सो इस एच की वैल्यू को हम और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के ए अपॉन डी एक्स इंटू डी थीटा। ठीक है, तो अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर रखेंगे क्योंकि डिस्क है, तो हमें पाई आर स्क्वायर वैल्यू रखनी पड़ेगी एरिया की। सो एच कम्स आउट टू बी माइनस के पाई आर स्क्वायर इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। ठीक है, इतना हमें समझ आता है। सो अब मैं इसमें डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दूंगा अगर, सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के पाई अपॉन एच इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक है, सो अब इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे हम। बट अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हमारे पास आर इन टर्म्स ऑफ एक्स नहीं है, सो हमें दोबारा फिगर को कंसिडर करना पड़ेगा। इसमें हम, ये वाला पार्ट हमें नोन नहीं है, ये वाला पार्ट तो ए है, इस वाले पार्ट को वाई ले लेते हैं, ये लेंथ को।
तो हमें y नोन नहीं है, तो y कैसे निकालेंगे? y हम ऐसे निकालेंगे कि ऊपर वाले दो ट्राइंगल्स ले लेंगे, ये y है, ये b माइनस a है, ये डिस्टेंस x है, टोटल डिस्टेंस l है। सो हम सिंपली tan थीटा लगा सकते हैं, अगर ये थीटा एंगल है तो tan थीटा इक्वल्स tan थीटा। सो से बेसिकली y अपॉन x इज इक्वल्स टू b माइनस a अपॉन l। सो अगर हमें y पता करना है, दैट इज b माइनस a अपॉन l इंटू एक्स। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमारी हेल्प हो जाएगी। मैं r की वैल्यू लिख सकता हूँ सिंपली, r इज इक्वल्स टू a प्लस वाई। तो ये हो जाएगा dx अपॉन a प्लस बी माइनस a इंटू एक्स बाय l का स्क्वायर का इंटीग्रल गोइंग फ्रॉम 0 टू l इज इक्वल्स टू माइनस k पाई अपॉन h इंटू डी थीटा, थीटा गोइंग फ्रॉम थीटा a इंटू टू थीटा b। ठीक है, सो 1/x² का इंटीग्रल कितना होता है सबको पता है, -1/x होता है। सो सिंपली हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे। सो बाहर वो कॉमन टर्म आ जाएंगी, माइनस एल अपॉन बी माइनस ए, अंदर बचेगा 1 अपॉन ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स, और इसमें लिमिट जा रही है 0 से एल, और दिस इज इक्वल्स टू माइनस के पाई अपॉन एच थीटा, थीटा गोइंग फ्रॉम थीटा ए टू थीटा बी। ठीक है, सो इसमें हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस एल अपॉन बी माइनस ए, और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए, दैट इज इक्वल्स टू माइनस के पाई अपॉन एच इंटू थीटा बी माइनस थीटा ए। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस के पाई बाय, अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो के पाई ए बी थीटा ए माइनस थीटा बी इक्वल्स एच आ जाएगा। यहाँ एल है, इसे फर्दर सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हमने निकाल लिया, आ रहा है के पाई अपॉन एल इंटू ए बी इंटू थीटा ए माइनस थीटा बी। तो एक बार इसे फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें कुछ भी नहीं है, एक फ्रस्टम हमें गिवन है जिसकी इनिशियल रेडियस ए और फाइनल रेडियस बी है, जिसकी लेंथ एल है। सो उसमें रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पूछा है हमसे। सो वो हम इजीली निकाल सकते हैं कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, विच इज इक्वल्स टू के ए डी एक्स थीटा माइनस डी थीटा प्लस डी थीटा। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो डी एक्स बाई आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के पाई एच डी थीटा बाई डी एक्स हो जाएगा, और उसे फर्दर इंटीग्रेट करने के बाद और साइंस को मेजर देखते हुए हमें पता चल रहा है कि एच की वैल्यू आ रही है वो के पाई ए बी अपॉन थीटा ए माइनस थीटा बी अपॉन एल आ रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सो ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें हमें हॉलो स्फेयर गिवन है। सो इसमें इनिशियल जो अंदर का टेम्परेचर है स्फेयर का दैट इज थीटा ए, और जो बाहर का टेम्परेचर है दैट इज थीटा बी, और जो मटेरियल है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी इज के, और रेडियस इनिशियली अंदर का है ए और बाहर का है बी। सो एक बार इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं दोबारा। सो सिंपली हमारे पास ऐसे दो कंसेंट्रिक सर्कल्स दिखेंगे हमें 2D में। सो इसमें अगर अब मुझे समझ आता है कि जो हॉलो स्फीयर है उसमें सारे उनका एरिया चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली जो ट्रेवर्स कर रहा हूँ मैं। सो मुझे एक पर्टिकुलर एक्स डिस्टेंस दूर जाना पड़ेगा और एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, एलिमेंटल स्फीयर, जिसकी लेंथ dx होगी। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एक एलिमेंटल स्फीयर, हॉलो हॉलो स्फीयर, जिसकी लेंथ dx होगी और एरिया कुछ a होगा, और यहाँ इनिशियल अंदर टेम्परेचर थीटा ए है और बाहर टेम्परेचर थीटा है प्लस डी थीटा है। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं आगे। सो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के इंटू 4 पाई x² अपॉन डी एक्स इंटू थीटा माइनस थीटा प्लस डी थीटा। ठीक है, तो ये हमारी एच की वैल्यू हो जाएगी। अब इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एच इज इक्वल्स टू -4 पाई k x² अपॉन डी एक्स इंटू डी थीटा। सो एच इंटू डी एक्स अपॉन x²
गोइंग फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू -4 पाई k इंटू डी थीटा का इंटीग्रल गोइंग फ्रॉम थीटा ए टू थीटा बी। ठीक है, तो सिंपल सा हमने कर लिया कि एक उस हॉलोस्फीयर एलिमेंटल हॉलोस्फीयर के थ्रू कितना हीट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता, तो वो होता k इंटू 4 पाई x² अपॉन डी एक्स इंटू थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा प्लस डी थीटा। ठीक है, और जो h की वैल्यू है दैट इज -4 पाई k x² डी एक्स अपॉन डी एक्स इंटू डी थीटा। अब मैंने इसे दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करके x वाली टर्म एक साइड ले आया और थीटा वाली टर्म एक साइड ले आया। उससे क्या हुआ, मेरा इंटीग्रेशन आसान हो गया। तो मैं इसे फर्दर इंटीग्रेट करूंगा तो 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x गोइंग फ्रॉम ए टू बी इंटू एच, सो इक्वल टू -4 पाई k इंटू थीटा बी माइनस थीटा ए हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो h इंटू 1/a माइनस 1/b इज इक्वल्स टू 4 पाई k थीटा ए माइनस थीटा बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, h इज इक्वल्स टू 4 पाई k a b अपॉन b माइनस a इंटू थीटा ए माइनस थीटा बी। ठीक है, फाइनल हमें रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पता चल गया। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को क्या करा है हमने। इसमें एक हॉलोस्फेयर लिया है हमने और उसमें x डिस्टेंस दूर हमने एक ट्रांस मतलब छोटा सा मतलब एलिमेंटल हॉलोस्फेयर माना है एक। ठीक है, तो उसका इनिशियल टेम्परेचर अंदर का थीटा और बाहर का थीटा प्लस डी थीटा माना है। dx उसकी एलिमेंटल लेंथ है और a एरिया जो 4 पाई x² के बराबर है। फिर हीट ट्रांसफर की वैल्यू लिखी हमने k इंटू एरिया अपॉन लेंथ इंटू डेल्टा थीटा। सो वो जैसे ही लिखी उसके बाद हमारे पास इंटीग्रेशन के लिए x और डी थीटा आ गए और उन्हें इंटीग्रेट करके फाइनल हमारा रिजल्ट आता है 4 पाई k a b माइनस ए थीटा ए माइनस थीटा बी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। सो हमें इसमें एक सिस्टम दिया हुआ है दो बॉक्स का। एक बॉक्स में आइस रखी है 0 डिग्री सेल्सियस पे और दूसरे बॉक्स में जो टेम्परेचर है वो थीटा नॉट मेंटेन्ड है और उधर जो मास है वो बॉडी का m है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s है और उन दोनों को एक थर्मल कंडक्टर कनेक्ट कर रहा है जिसका एरिया a, लेंथ l और थर्मल कंडक्टिविटी का कांस्टेंट k है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है फाइंड थीटा t एट t इक्वल्स टू 0। ठीक है, थीटा टी हमें निकालना है और t इक्वल्स टू 0 पे थीटा इक्वल्स थीटा नॉट है और थीटा नॉट की वैल्यू 0 से बड़ी है। ठीक है, सो इसमें कुछ भी नहीं करना, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर लिखना है dq/dt इज इक्वल्स टू के ए अपॉन एल इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट। ठीक है, सो ये सिंपली टेम्परेचर आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, सो रेट इज लॉस्ट बाय आइस, सो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकालेंगे तो ये हो जाएगा dq की वैल्यू हो जाएगी ms डेल्टा थीटा ms माइनस ऑफ डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, इज इक्वल्स टू के ए इंटू थीटा अपॉन एल। बहुत सिंपल सा है ये, हमें समझ आता है। फिर उसके बाद देखेंगे तो एम एस इंटू माइनस डी थीटा बाई डी टी वॉज इक्वल टू के ए थीटा अपॉन एल। सो इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, थीटा वाली टर्म्स एक साइड लानी है, डी थीटा अपॉन थीटा करना है। सो वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, थीटा नॉट से थीटा तक। और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हमें के ए अपॉन एम एल एस एक साथ आ गया और डी टी का इंटीग्रेशन आ गया। टाइम कितना जा रहा है, 0 से टी तक जा रहा है, थीटा टी पूछा है ना हमसे। ठीक है, सो थीटा डी थीटा बाई थीटा का इंटीग्रेशन इज एल एन थीटा गोइंग फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा और राइट हैंड साइड पे डी टी का इंटीग्रल टी हो जाएगा माइनस के ए एम एल एस इंटू टी। ठीक है, सो अब यहाँ पे सिंपली एल एन थीटा माइनस एल एन थीटा नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के एम एस एल इंटू टी और ये हो जाएगा फर्दर एल एन थीटा अपॉन थीटा नॉट माइनस के अपॉन एम एस एल इंटू टी के बराबर। सो जब मैं इसे उधर भेजूंगा तो एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, थीटा की वैल्यू निकालनी है तो थीटा इक्वल्स टू थीटा नॉट
ई की पावर माइनस के ए अपॉन एम एस एल इंटू टी। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। सो हमें दो बॉक्स गिवन थे, एक आइस का और दूसरा एक रैंडम बॉक्स जिसके मास m दिया हुआ है और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s है। सो हमने कुछ नहीं करा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के ए एल अपॉन के एल इंटू डेल्टा थीटा के बराबर करा और फिर उस डी क्यू हीट को मैंने एम एस डेल्टा टी के बराबर रख दिया, एम एस डी थीटा के बराबर, और उसे इंटीग्रेट करके फाइनल रिजल्ट आ गया मेरा थीटा इज इक्वल्स टू थीटा नॉट। सो ये थीटा टी है, थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टी, थीटा टी इक्वल्स टू थीटा नॉट ई की पावर माइनस के एम एस एल इंटू टी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ अलग सिनेरियो है। इसमें एक बॉक्स थीटा नॉट पे मेंटेन्ड है और थीटा नॉट इज लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, और दूसरे बॉक्स में स्टीम है एट 100 डिग्री सेल्सियस, और जो कंडक्टर उन्हें कनेक्ट कर रहा है उसकी डायमेंशन गिवन है एल और ए एरिया, और उसका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है वो है के। ठीक है, तो सिमिलर सा ही क्वेश्चन है, इसमें भी हमें वही करना पड़ेगा, डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के अपॉन एल। अब स्टीम वाले बॉक्स की बात कर रहे हैं तो 100 माइनस जीरो, सॉरी 100 माइनस थीटा, थीटा टेम्परेचर तक जा रहा है ना 100 से हीट लॉस करके। सो ये फिर से एम एस डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल्स टू के ए अपॉन एल इंटू 100 माइनस थीटा। ठीक है, तो हमें इसके बाद कुछ नहीं करना, दोबारा इंटीग्रेट करना है। सो डी थीटा अपॉन 100 माइनस थीटा गोइंग फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा इज इक्वल्स टू के ए अपॉन एल एम एस इंटू डी टी, और उसका इंटीग्रल 0 से t तक। सो ये क्या आ जाएगा हमारा, माइनस ऑफ एल एन 100 माइनस थीटा गोइंग फ्रॉम थीटा नॉट से थीटा इज इक्वल्स टू के ए टी अपॉन एम एल एल। ठीक है, यहां तक समझ आता है हमें सब कुछ। सो एल एन 100 माइनस थीटा अपॉन 100 माइनस थीटा नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के ए टी अपॉन एम एस एल के बराबर हो गया। सो अब यहां से फिर से एक्सपोनेंशियल का फंडा आएगा, तो 100 माइनस थीटा अपॉन 100 माइनस थीटा नॉट इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस ऑफ के ए टी अपॉन एम एस एल। सो फाइनली जो थीटा निकल के आएगा थीटा टी, वो आएगा 100 माइनस ऑफ 100 माइनस थीटा नॉट इंटू ई की पावर माइनस ऑफ के ए टी अपॉन एम एस एल। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर से ही थे, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। सो इसमें हमें दिखा कि स्टीम से हीट लॉस हो रहा है, तो उसके लिए हमने रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की इक्वेशन लिख दी, और उसके बाद जब हमने इनसे इंटीग्रेट करा तो फाइनल जो थीटा टी की वैल्यू आई वो आई 100 माइनस थीटा नॉट ई की पावर माइनस के ए टी अपॉन एम एस एल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे करने से पहले हमें एक चीज छोटी सी रिवाइज करनी पड़ेगी कि जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो दैट इज एनालॉगस टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कि जिस तरीके से हमारे रेजिस्टर्स के थ्रू करंट पास करता है ऐसी थर्मल कंडक्टर के थ्रू हीट पास करती है। सो एनालॉजी देख लेते हैं पहले एक बार, आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर होता है, और ये होता है डी क्यू बाई डी टी के बराबर। ऐसे ही डी क्यू बाई डी टी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर एच के बराबर होता है, और ये होता है के ए बाई एल इंटू थीटा वन माइनस थीटा टू के बराबर। सो सिंपली डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन एल अपॉन के ए। सो इसे थर्मल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। सो उस एनालॉजी से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं थर्मल कंडक्टिविटी का, जैसा हमने ओम्स लॉ में सीखा था। सो इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे इसे, इस क्वेश्चन के अंडर पर्टिकुलर। सो इसमें हमें दो रॉड्स दी हुई हैं, एक की डायमेंशन एल, उसका एरिया ए, और थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट इज के, और दूसरा जो रॉड दी हुई है उसमें 2k 3l और a। ठीक है, और जो लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर है उसका टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस, जो राइट मोस्ट टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। सो हमें इसके थ्रू थर्मल नेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकालना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया ये, इसमें आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 कह सकते हैं सिंपली। ठीक है,
R1 प्लस R2 के बराबर कैसे थे, क्योंकि सॉर्ट ऑफ सीरीज में लगे हुए हैं, हमें समझ आता है ये देख के। सो R इक्विवेलेंट, सॉरी, R1 इज इक्वल्स टू L अपॉन के सिंपली, ठीक है। और जो R2 की वैल्यू है दैट इज 3L अपॉन 2Ka। सो सिंपली जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा L अपॉन Ka प्लस 3L अपॉन 2Ka। सो इसकी जो मैं वैल्यू निकालूंगा वो हो जाएगी 5L अपॉन 2Ka, ठीक है। और ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के बराबर होता है क्या, डेल्टा थीटा, दैट इज 100 माइनस 0 अपॉन R इक्विवेलेंट। So rate of heat transfer is equals to 2Ka 100 minus 0, which that is 100 upon 5L। So ये नेट आ गया 40 Ka upon L के बराबर। तो नेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज 40 Ka upon L, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। इसमें हमें दो थर्मल कंडक्टर्स दिए हुए हैं, उनको सीरीज में कनेक्ट करा गया है। सो उसमें आर इक्विवेलेंट हमने निकाला, दैट इज R1 प्लस R2, और उनकी इंडिविजुअल L बाई के एज वैल्यू लिखी। उसके बाद उनको सीरीज में है तो ऐड कर दिया सिंपली, विच केम आउट टू बी 5L बाई 2Ka। सो नेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आ गया 100 माइनस 0 अपॉन आर इक्विवेलेंट के बराबर। और उसके बाद फिर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो गया 2Ka इंटू 100 अपॉन 5L। सो दैट केम आउट टू बी 40 Ka अपॉन L, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें सीरीज की जगह पैरेलल में कनेक्टेड है दोनों थर्मल कंडक्टर्स। सो पैरेलल वाला रिजल्ट यूज कर लेंगे हम। 1 by R equivalent is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2. So 1 upon R equivalent will be 1 upon L by Ka plus 1 upon L upon 2K into 2A। So ये टोटल हो जाएगा 5Ka upon L के बराबर, 1 by R equivalent की वैल्यू, और R equivalent की वैल्यू हो जाएगी L upon 5Ka, ठीक है। So simply net rate of heat transfer is H is equals to 100 minus 0 upon L upon 5Ka। So this is nothing but 500 Ka upon L। So net rate of heat transfer इस क्वेश्चन में कितना आ गया, 500 Ka upon L, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। सो इसमें एक इंटरेस्टिंग सी अरेंजमेंट है थर्मल कंडक्टर्स की। इसमें क्या दिया हुआ है हमें कि अगर मैं इसका करंट के अंदर एनालॉजी ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसा है। सारे कंडक्टर सेम डायमेंशन सेम के की वैल्यू के हैं। सो अगर मैं इसे ड्रॉ करूंगा एनालॉजी विद द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, सो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि आर का ऐसा कनेक्शन है, और आर की वैल्यू कितनी है, सबके लिए वैल्यू आर इज इक्वल टू एल अपॉन के ए। सो मैं यहां से अगर नेट निकालता हूं तो फर्स्ट मुझे इस पार्ट का निकालना पड़ेगा 1 अपॉन 2R प्लस 1 अपॉन R इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट। सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2R बाई 3, और फिर इन तीनों का निकालूंगा तो वो कितने के बराबर आ जाएगा। जैसे अगर मैं देखूं, ये R है, ये 2R बाई 3 है, और फिर R आ गया। सो आर इक्विवेलेंट इज 8R बाई 3। सो इसमें रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकालना बहुत आसान हो गया हमारे लिए। H इज इक्वल्स टू टेम्परेचर डिफरेंस वाज 200 minus 40 upon R equivalent, which is 8R upon 3. So this came out to be 3 into 160 upon 8L into Ka। So ये simply 60 Ka A upon L के बराबर वैल्यू आ गई। तो नेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर 60 Ka अपॉन L के बराबर है इस क्वेश्चन में। एक बार दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एक सीरीज ऑफ थर्मल कंडक्टर्स दिए हुए हैं, और वो थोड़े अलग तरीके से कनेक्टेड है आपस में। तो मैंने उसकी एनालॉजी ओम्स लॉ में जो एनालॉजी होती है उसके थ्रू ड्रॉ करके आर इक्विवेलेंट निकाल लिया 8R बाई 3। और उसके बाद नेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज डेल्टा थीटा अपॉन आर इक्विवेलेंट। सो वो सिंपली 20 माइनस 40 अपॉन 8R बाई 3 कर दिया, और 8R बाई 3 की वैल्यू L बाई के के बराबर है। तो वो सिंपली आ गया मेरे को 3 इंटू 160 अपॉन 8L इंटू के, और फाइनली सॉल्व करने के बाद 60 Ka अपॉन L।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं अब। सो इसमें फाइंड द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पूछा है। सो ये फ्रस्टम्स आपस में सीरीज में कनेक्टेड है दो, और हमने फ्रस्टम का रिजल्ट निकाला था क्वेश्चन नंबर 10 में। वो कितना आया था, के पाई ए बी इंटू थीटा ए माइनस थीटा बी अपॉन एल। सो हमें वही रिजल्ट यूज करना है यहाँ पे भी। इसमें कुछ वैल्यूज बतानी होंगी पहले हमें। सो इसमें k1 इज इक्वल्स टू k2 इज इक्वल्स टू 2k है, L1 इज इक्वल्स टू L है, और L2 इज इक्वल्स टू 2L है। साथ में C इज इक्वल्स टू 3B भी गिवन है हमें। ठीक है, तो नेट जो निकालेंगे हम, सो हमें रिजल्ट तो याद है 5k पाई R1 R2 अपॉन L इंटू θ1 माइनस θ2 होता है। ये तो हमें पुराना रिजल्ट पहले से ही याद है। सो RTH थर्मल कितना हो जाएगा, L अपॉन k पाई R1 इंटू R2। सो इसमें हमें दो R1 की वैल्यू, पहला वाला जो लेफ्ट वाला फर्स्ट टर्म है उसके लिए L1 अपॉन k पाई AB, और जो राइट वाला है वो है L2 अपॉन k पाई BC। और ये दोनों सीरीज में करेक्टेड है, तो R इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2। ठीक है, इतना हमें समझ आता है। फिर अगर हमें निकालना है आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी L अपॉन k पाई AB प्लस L2 इज 2L अपॉन 2 का k पाई 3A इंटू B। जो C की वैल्यू है वो 3A के बराबर है। सो आर इक्विवेलेंट जो निकल के आया वो आया 4L अपॉन 3k पाई AB, और रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो आएगा θA माइनस θB अपॉन 4L इंटू 3k पाई AB। ठीक है, कि नेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर तो डेल्टा थीटा अपॉन आर इक्विवेलेंट ही होता है। सो ये मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, तो ये आ जाएगा 3k पाई AB अपॉन 4L इंटू θA माइनस θB। ठीक है, आसानी क्वेश्चन था, ये समझ आता है हमें। एक बार और देख लेते हैं। तो दो फ्रस्टम आपस में सीरीज में कनेक्टेड थे, तो उसमें मैंने एक फ्रस्टम का रिजल्ट मुझे याद है k पाई R1 R2 अपॉन L θA माइनस θB था, या θ1 माइनस θ2। सो वो सिंपली मैंने यूज कर लिया, और उसके बाद दोनों का सीरीज का रिजल्ट लगा के मैंने आंसर निकाल लिया, विच केम आउट टू बी 3k पाई AB अपॉन 4L इंटू θA माइनस θB। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं आप। Suppose our body temperature is 27 degrees Celsius and outside temperature is minus 23 degrees Celsius. What is the amount of heat generated from inside the body to maintain the body temperature on a day? And area of body is given as 2 meter square. So आसान क्वेश्चन है, इसमें स्टीफन्स लॉ लगेगा। इनमें से पावर है दैट इज E इंटू सिग्मा इंटू एरिया इंटू थीटा की पावर 4। सो ये कितनी आ जाएगी, E की वैल्यू 1, सिग्मा की वैल्यू 5.67 इंटू 10 की पावर -8 इंटू थीटा इज 300 टू द 27 डिग्री सेल्सियस दिया ना, टू द पावर 4। और हमें कैलोरी में निकालना है, किलो कैलोरी में, तो 4.2 इंटू 10 की पावर 3। सो दिस इज किलो कैलोरी पर सेकेंड। अब हमें ये और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो 5.67 इंटू 10 की टू द पावर -8 इंटू 2 इंटू 300 टू दी पावर 4। अब मुझे पर डे निकालना है, तो मैं इसे 86400 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। 4.2 इंटू 1000, तो ये आ गया किलो कैलोरी पर डे। ठीक है, सो यहां से मुझे समझ आ गया कि जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, रेट ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय बॉडी, रेट ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द बॉडी, वो है, इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो फाइनल रिजल्ट आएगा 19,000 किलो कैलोरीज पर डे। सो इतनी एनर्जी बॉडी इस रेट से लूज कर रही है, 19,000 किलो कैलोरी पर डे। सो इसके आगे सॉल्व करते हैं। रेट ऑफ एनर्जी ऑब्जॉर्ब बाय द बॉडी निकालने चाहेंगे जब हम, रेट ऑफ एनर्जी ऑब्जॉर्ब बाय द बॉडी,
सो वो हो जाएगा A इंटू सिग्मा इंटू एरिया इंटू थीटा नॉट टू द पावर 4। ये आ जाएगा 1 इंटू 5.67 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 273 -23 डिग्री सेल्सियस दिया था ना आउटसाइड का टेम्परेचर। ठीक है, ये जूल्स में आ जाएगा। इसे कैलोरीज में कन्वर्ट करना है किलो कैलोरीज में, तो 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3 से डिवाइड कर दूंगा मैं इसे। 5.67 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 250 टू द पावर 4 अपॉन 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3। सो ये जब मैं टोटल कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा 900 किलो कैलोरीज पर डे। ठीक है, तो ये हमें समझ आता है। सो नेट रेट ऑफ हीट लॉस्ट बाय द बॉडी कितनी हो जाएगी? दैट इज 1900 माइनस 900, ये 9000 हो जाएगी, सॉरी। सो 19,000 माइनस 9,000 इज 10,000 किलो कैलोरीज पर डे। सो हमें यहाँ से सिंपली समझ आ गया कि पहले मैंने निकाला इमिसिव पावर, मतलब रेट ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द बॉडी पर डे, और फिर मैंने निकाला रेट ऑफ द एनर्जी अब्सॉर्ब बाय द बॉडी पर डे। सो दोनों वैल्यू निकाली और नेट निकालने के लिए जितना एमिटेड होगा उसमें से अब्सॉर्ब माइनस कर दूंगा, लॉस जितना होगा उसमें से अब्सॉर्ब माइनस कर दूंगा। सो वो 10,000 किलो कैलोरी पर डे निकल के आया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19। अ बॉडी कूल्स डाउन फ्रॉम 60 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस इन 10 मिनट्स। फाइंड द टेम्परेचर आफ्टर फर्दर 10 मिनट्स। थीटा नॉट इज इक्वल्स टू 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो डी थीटा अपॉन डी क्यू बाई डी टी, सॉरी डी थीटा बाई डी टी माइनस डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल्स टू सी इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट होता है। ये हमें पता है माइनस डी थीटा बाई डी टी रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। सो यहां से मैंने ये लिखा कि माइनस डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल्स टू सी थीटा नॉट थीटा माइनस थीटा नॉट। अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन करूंगा, तो डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट का इंटीग्रेशन होगा 60 से 40 तक, क्योंकि 60 से 40 जा रही है बॉडी, और उधर टेम्परेचर का होगा तो वो 10 मिनट्स में हो रही है, तो 10 सेकेंड्स में हो रही है। उधर उस साइड साइड टाइम का होगा तो 10 सेकेंड्स में हो रही है, तो माइनस सी डी टी के बराबर हो जाएगा। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे अब। एल एन ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट गोइंग फ्रॉम 60 टू 40 इज इक्वल्स टू माइनस सी 10। अब इसमें ये याद रखना है थीटा नॉट इज द सराउंडिंग टेम्परेचर। सराउंडिंग टेम्परेचर है थीटा नॉट। सो एल एन 40 माइनस 10, उसने सराउंडिंग टेम्परेचर 10 दिया हुआ था, 60 माइनस 10 इज इक्वल्स टू माइनस सी ऑफ 10। सो यहां से हमारा निकल के आ गया एल एन ऑफ 5/3 इज इक्वल्स टू 10 सी। सो सी इज इक्वल्स टू 1/10 एल एन ऑफ 5/3। ठीक है, सो अब फर्दर 10 मिनट्स की बात करी है उसने कि कितना हो जाएगा बॉडी का टेम्परेचर। सो एल एन 30 थीटा माइनस थीटा नॉट 40 टू थीटा, और दैट विल बी गोइंग इन 10 मिनट्स ओनली। सो सी इंटू -10 माइनस सी इंटू 10। सो माइनस सी इंटू 10 तो 1/10 एल एन 5/3 के बराबर है। सो उसकी वैल्यू लिख देंगे। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एल एन थीटा -10 अपॉन 40 -10। सो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आ जाएगा एल एन थीटा -10 अपॉन 30 इज इक्वल्स टू एल एन 3/5। ठीक है, तो यहाँ तक हमें समझ आता है। तो थीटा इज इक्वल्स टू, अब इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। सो जब मैं इसे खोलूंगा, क्योंकि दोनों एल एन साइड दोनों एल एन है, सो 5 थीटा -50 इज इक्वल्स टू 90। सो 5 थीटा इज इक्वल्स टू 140।
सो थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा 28 डिग्री सेल्सियस। सो आफ्टर फर्दर 10 मिनट्स 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा बॉडी का। एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कि a body cools down from 60 to 40 डिग्री सेल्सियस इन 10 मिनट्स। अब आगे फर्दर 10 मिनट्स में कितना डिक्रीज करेगा उसका टेम्परेचर। तो रेट ऑफ कूलिंग मैंने लगाया माइनस डी थीटा बाई डी टी, सी थीटा माइनस थीटा नॉट के बराबर होगा, और मैंने उसे इंटीग्रेट करा तो मेरे पास वैल्यूज आ गई। और फर्दर जब मुझे बॉडी का 40 से थीटा टेम्परेचर पहुंचना है जो मुझे निकालना है वो 10 मिनट्स में होगा, तो मैंने फर्दर यही इक्वेशन सेम यूज करी और उसके बाद मेरा जो टेम्परेचर निकल के आया वो 28 डिग्री सेल्सियस निकल के आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं अब। तो इंटेंसिटी ऑफ सन्स रेडिएशन ऑन अर्थ इज 1.5 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर और डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ इज 1.5 into 10 की पावर 11 meters and distance of sun from mercury is 0.4 astronomical unit. Or also we've been given that radius of sun is 0.75 into 10 to the power 9 meters. So first question is find the rate at which sun is producing energy. So first part तो आसान है, sun हमारे पास गिवन है और वो 1.5 into 10 to the power 11 meters दूर है अर्थ से। सो जो वो पावर प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, उसका रेट निकालना है। सो दैट विल बी इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू 4 पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। और इंटेंसिटी की वैल्यू मुझे गिवन दी हुई है 1.5 into 10 की पावर 1.5 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। सो मैं उसे कन्वर्ट कर लूंगा 1.5 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट 1.5 into 10 की पावर 3 वॉट। ठीक है, सो मैं पावर की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो वो आएगी 1.5 into 10 की पावर 3 into 4 पाई into 1.5 into 10 की पावर 11 का स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर का टर्म लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। इंटेंसिटी मुझे गिवन थी और 4 पाई आर स्क्वायर जो टोटल एरिया होगा जिसमें उसकी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी अर्थ तक। सो ये कैलकुलेट करूंगा तो ये निकल के आएगा 4.2 into 10 की पावर 26 जूल्स पर सेकेंड। सो ये हमने बहुत आसानी से निकाल लिया। अब सेकंड पार्ट है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ सन। सो ये थोड़ा ट्रिकी सा पार्ट है, इसमें स्टेफन्स लॉ यूज होगा कि इमर्सिव पावर इक्वल्स टू पावर जो हमने निकाली है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है अर्थ, सॉरी सन। सो एरिया इज इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 0.75 जो अर्थ सन का रेडियस है वो रख देंगे। तो इसमें स्टेफन्स लॉ का यूज होगा फिर ई ए सिग्मा t to the power 4 is equals to 4.2 into 10 to the power 26। सो यहाँ पे मैं जब E की वैल्यू 1 रखूंगा, स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू रखूंगा, एरिया की वैल्यू रखूंगा, तो जो टेम्परेचर सॉल्व करके आएगा दैट विल कम आउट टू बी 6000 K। सो ये फाइनल टेम्परेचर है सन का। तो थैंक यू, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ही हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप दिस हेल्प्स यू अ लॉट इन योर एग्जाम्स। थैंक यू।